सुनो भाई सुनो ध्यान से, अरे शांत हो जाओ। वर्क पावर एनर्जी अगेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब अब जितने भी चैप्टर आने वाले हैं हर एक चैप्टर में वर्क पावर एनर्जी यूज होगा, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर वर्क पावर एनर्जी तुम्हारा वीक रह गया, ये समझ लो पूरी ट्वेल्थ तो बर्बाद हो ही जाएगी, क्योंकि ट्वेल्थ का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट, उसमें भर भर के वर्क पावर एनर्जी यूज़ होती है। यकीन नहीं है तो ड्रॉपर लोगों से पूछ सकते हो। ठीक है, इनका भी बेसिक वीक था, इसीलिए आज बेचारे यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे बीच। सुनो, अरे सुनो सुनो, तो ध्यान से समझेंगे वर्क पावर एनर्जी को। जो भी काम दिया जाएगा फाउंडेशन बिल्डर एक्सरसाइज 1 और 3A, एटलीस्ट इतनी चीज़ें टाइम टू टाइम करते रहना। बैकलॉग बनेगा, आगे की चीज़ें मतलब जो भी है वो समझ तुम्हें आएंगी नहीं, और क्लासेस बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है और बिल्कुल शांत होकर चीज़ें समझनी है। ठीक है, सुनो, वर्क पावर एनर्जी यहाँ पर तुम थोड़े बहुत एप्लीकेशन देख रहे होगे तुम। वर्क पावर एनर्जी जैसे इसने वेट उठा लिए, तो कौन सी वाली एनर्जी यहाँ पर इसने गेन करी? पोटेंशियल एनर्जी। चलो थोड़ी बहुत चीज़ें तुम्हें पता है, मतलब ये देखो अपने पड़ोसी को पहचान पा रहे हो तुम लोग? अपने अपने पड़ोसियों को पहचान लो भाई। पहचान लिया क्या भाई? सौमिल पहचान पा रहा है पड़ोसी को? नहीं। देखो, अरे सुनो, वर्क, वर्क क्या होता है? बेसिक सी डेफिनेशन। वर्क नॉर्मल वाला वर्क नहीं जो डेली लाइफ में कर रहे हैं, फिजिक्स वाला वर्क। फिजिक्स वाला वर्क कैसे डिफाइन किया गया है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। स्केलर क्वांटिटी होती है, सब ये जानते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। और एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? अर्ग। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁻7। वर्क के डायमेंशन, वर्क के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? ml2T-। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमने वर्क को डिफाइन कैसे किया है। फिजिक्स में अगर वर्क की हम बात करें, मान लो ये अपने पास एक ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक पे कुछ भी फोर्स लगाई हमने, इस तरफ F फोर्स लगाई है, और इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया लेट्स से ds, और इन दोनों के बीच में एंगल था थीटा। ओके, तो मैंने बोला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर उल्टा भी बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में क्या फोर्स होगी? F cos थीटा, और इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसका? ds। तो छोटा सा जो भी वर्क हुआ होगा, अगर स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट हमने कराया है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क हुआ होगा वो होगा F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, जो कि अपने पास कितना आ जाएगा? F ds cos थीटा, जहां पर थीटा होगा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर हमसे टोटल वर्क डन पूछ लिया जाए, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे किसको? dw को। टोटल वर्क डन के लिए भाई छोटे छोटे वर्क्स को ऐड करते चले जाएंगे, और वही ऐड करने का तरीका है अपने पास इंटीग्रेशन। तो तब ये हो जाएगा अपने पास F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब इसमें भी अगर तुम समझो, अगर तुम्हारे पास इफ फोर्स इज कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट हो गई, फोर्स कांस्टेंट हुई, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, फिर कांस्टेंट चीज़ है, तो उस केस में अपना वर्क डन क्या बनेगा? उस केस में वर्क डन में F वेक्टर बाहर आ गया और डॉट क्या हो जाएगा? ds वेक्टर। इंटीग्रेशन ऑफ ds वेक्टर ये तुम्हें क्या देगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उस केस में हम सीधा सीधा बोल देंगे कि वर्क हो जाएगा अपने पास F वेक्टर डॉट s वेक्टर, जो कि कितना हो जाएगा? Fs cos थीटा। तो याद रखना ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड है जब फोर्स क्या होगी तुम्हारे पास? कांस्टेंट होगी। अगर वेरिएबल फोर्स होगी तो तुम वर्क डन के लिए इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे। ठीक है, और थीटा यहाँ पर याद रखना, थीटा क्या है अपने पास? एंगल बिटवीन F वेक्टर एंड S वेक्टर, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इतनी चीज़ें सभी को नजर आई, समझ में आ गई ये बातें? अब सुनो, वर्क जो हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। वर्क जीरो कब होगा? अगर इसको देख के हम बोले तो वर्क जीरो कब होगा? जब फोर्स परपेंडिकुलर हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट के। जैसे यहाँ पर अगर F साइन थीटा की बात करूं मैं, F साइन थीटा इधर ही होगा, F साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है?
90 डिग्री, मतलब एफ साइन थीटा ने कोई वर्क नहीं किया इधर, किसने वर्क किया है? एफ कॉस थीटा ने पूरा का पूरा वर्क किया है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब वर्क डन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर वर्क डन पॉजिटिव है इट मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा? लेस देन 90 डिग्री होगा। लेस देन 90 डिग्री होगा तो कॉस थीटा क्या होगा अपने पास? पॉजिटिव होगा। तो उस केस में वर्क डन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब सोचो अगर वर्क डन हमें बोल दिया नेगेटिव है, वर्क डन नेगेटिव से हमें क्या समझ में आता है? थीटा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, है ना? दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता है, तो 180 तक ही बात करेंगे बस। तो ऐसी फोर्सेस जिनके बीच में एंगल बेसिकली जो अपना आ रहा है ग्रेटर देन 90 आ रहा है, जैसे फ्रिक्शन में होता था जनरली कि ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ लेकिन फ्रिक्शन किधर लगता था? पीछे। लेकिन हमेशा फ्रिक्शन पीछे नहीं लगता था जनरली, तो फ्रिक्शन के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा अपने पास। ठीक है, तो देखो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है मैंने कि कब कब फोर्स तुम्हारे पास पॉजिटिव होगा वर्क डन, कब नेगेटिव होगा और कब जीरो होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब इधर। नेक्स्ट उससे पहले एक और बात, एक और ज़रूरी बात ये है, मान लो ये हम बोल रहे हैं एफ डॉट डी एस है, लेकिन ये डी एस है क्या? ऐसा समझ लो ये अपने पास एक स्पंज है और इसको हमने फिक्स किया हुआ है वॉल के साथ। स्पंज समझते हो सब लोग? कोई ऐसा जो गाँव वाँव के बच्चे बैठे हो यहाँ पे समझ में ना आया हो? तो स्पंज क्या है कि इसको दबाएंगे तो ये दब जाएगा, है ना? गद्दा होता है ना जैसा गद्दा, वैसा ही मैट्रेस। अब देखो इसमें क्या किया, इसमें अपन ने फोर्स लगाई, एफ फोर्स लगाई। क्या ये स्पंज मूव करेगा? स्पंज तो मूव नहीं करेगा, लेकिन हाँ अगर हम देखें तो इसकी शेप ऐसी कुछ चेंज हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? इसका ये वाला जो पॉइंट है इसका तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ ds। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन में जो हम ds लिखे जा रहे हैं ds एक्चुअली है क्या? ऐसा नहीं है यहाँ कोई वर्क डन नहीं हुआ, वर्क हुआ, क्योंकि जो पॉइंट है जहाँ पर हमने फोर्स लगाई वो पॉइंट डिस्प्लेस हो गया। तो ds अपने पास क्या है? इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब जिस पॉइंट पे तुमने फोर्स लगाई है उसका डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा। सो ds इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये बात याद रखना। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पर हम बोल देंगे वर्क डन जीरो, वर्क डन है यहाँ पर ऑल्दो स्पंज मूव नहीं किया है। बस ये बात याद रखनी कि जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाई थी वो पॉइंट तो मूव कर ही गया, पूरी बॉडी चाहे मूव करी हो या ना करी हो। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट। वर्क फ्रेम पे डिपेंड करता है भाई। अभी देखते हैं कैसे। मान लो एक ब्लॉक है, उस पर एफ फोर्स लगाई, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो गया x, और यहाँ पर दो लोग मौजूद थे ऑब्जर्वेशन के लिए। आई थिंक तुम लोग जानते हो दोनों को, कौन कौन थे? कट्टू और सल्लू की तो छुट्टी हो गई थी बहुत दिन पहले ही, विक्की बचा था बस गेम में। देखो विक्की के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें वर्क डन बाय एफ फोर्स कितना है विद रिस्पेक्ट टू विक्की? हाँ भाई विक्की कितना आएगा वर्क डन? विक्की देखो खो गया है, कट्टू का नाम लेते ही उसको कुछ कुछ हो जाता है वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। चलो छोड़ो उसको, कोई बात नहीं, हम ही देख लेते हैं। विक्की के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें फोर्स कितनी लगाई F, और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x, तो वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू विक्की इज F इंटू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू कट्टू, कट्टू के रेस्पेक्ट में क्या कट्टू को फील होगा कि वो डिस्प्लेस हुई है? क्या वो देख, अरे कहाँ भाई, जिस फ्रेम में तुम बैठ जाते हो मूविंग फ्रेम में, वो फ्रेम तुम्हारे रेस्पेक्ट में किस में आ जाता है? रेस्ट में। तो कट्टू को तो ये लग रहा होगा कि ये ब्लॉक किस पे है? रेस्ट पे, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। तो विद रिस्पेक्ट टू कट्टू वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। तो देख रहे हो वर्क डन सेम ब्लॉक सेम फोर्स सेम डिस्टेंस, लेकिन वर्क डन दोनों के केस में अलग अलग। तो वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट, फ्रेम पे डिपेंड करता है ये, नोट इट। सिंपल सा सवाल है, देखो बस अभी हम सीख रहे हैं वर्क डन वगैरह निकालना, कैसे निकालेंगे। सुनो सुनो, यहाँ पर नोट नहीं करना है, पहले ध्यान से आंसर दो हर एक प्रॉब्लम का। एफ फोर्स लगा रखी है इस पे,
और ये जो सरफेस है वो रफ है, ये ब्लॉक इस पे स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा पहले तो ये बताओ। इसके बराबर होगा म्यू इंटू एन के, और यहाँ पर एन किसके बराबर है, एम जी के, ठीक है। तो फ्रिक्शन का वर्क डन बताना है, नॉर्मल का वर्क डन, नॉर्मल ठीक है, नॉर्मल इस पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल, और एम जी का भी बताना है तो नीचे की तरफ एम जी। एफ फोर्स का वर्क डन बताओ पहले, एफ फोर्स, वर्क डन बाय एफ फोर्स, एफ इंटू एस एक्स, एक्स नहीं होगा एल होगा बेसिकली, एफ इंटू एल, और इनके बीच में एंगल कितना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना अपना एस वेक्टर, तो एफ और एस के बीच में एंगल कितना हो गया, 0, तो वर्क डन यहाँ पर होगा एफ इंटू एल इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो वर्क डन बाय एफ क्लियर है अपने को, एफ इंटू एल होगा, ठीक। बी पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट है अपने पास वर्क डन बाय नॉर्मल, नॉर्मल का वर्क डन बताओ कितना होगा, 0 होगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना आ गया है, 90 डिग्री। सी पार्ट पे आते हैं, वर्क डन बाय एम जी कितना होगा, वर्क डन बाय एम जी यहाँ पर एम जी डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड, तो दोनों में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय एम जी भी 0 हो गया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है अपने पास एफ है ना, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है एल, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो एफ एल कॉस ऑफ 180 डिग्री, तो माइनस म्यू एम जी एल, इतना वर्क डन आ जाएगा फ्रिक्शन का। क्लियर है भाई, नोट करो, और नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हें खुद करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन लिख लिया है तो खुद से ही नोट कर लेना क्योंकि इजी चीज़ें थी। वर्क डन बाय एफ, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय एम जी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इसको यहाँ से यहाँ लेके गए एफ फोर्स लगा, ठीक है। ऑब्वियसली स्लाइड होगा तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेट। इस बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग द इंक्लाइन है एस वेक्टर। क्या लगता है वर्क डन बाय एफ कितना होगा, फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो एफ इंटू एल हो जाएगा सिंपल, एफ इंटू एल कॉस 0, जो कि एफ एल ही होगा। नॉर्मल ऐसे ही लगेगा इस पे, और एम जी लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, एम जी के भी कंपोनेंट देखें तो एम जी कॉस, एम जी साइन, नॉर्मल किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना आ रहा है जल्दी बताओ, वर्क डन बाय नॉर्मल इज 0, कि नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन एंड डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द इंक्लाइन, थीटा 0 90 हो गया वहां पर, है ना। सी पार्ट, वर्क डन बाय एम जी कितना आएगा इस केस में, एम जी के अगर हम देखें दो कंपोनेंट है, एक तो नीचे की तरफ एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, मतलब एम जी कॉस थीटा ने कोई भी वर्क नहीं किया क्योंकि एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एम जी कॉस थीटा इज 90 डिग्री, वाइल एम जी साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री, तो वर्क डन बाय एम जी कितना आ जाएगा, माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एल। और देखो नॉर्मल तरीके से भी तुम देख सकते थे, अगर कंपोनेंट हम ना करें, हमें नज़र आ रहा है ब्लॉक इधर है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है एम जी, और इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका एस वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में एंगल की अगर मैं बात करूं तो देखो ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल क्या होगा थीटा होगा, और इतना क्या ये होगा 90 डिग्री। अगर मैं फॉर्मूले से चलूं तो फॉर्मूले से होता है एफ इंटू एस एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो एफ इंटू एस और कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, एम जी और डिस्प्लेसमेंट में एंगल, तो यहाँ से भी ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा एम जी एस की जगह एल और कॉस 90 प्लस थीटा इज
माइनस साइन थीटा, तो वहाँ से भी माइनस एम जी एल साइन थीटा आ गया, या फिर ऐसे कंपोनेंट से देखा तो उधर से भी सेम आंसर आ रहा है। ओके, वर्क डन बाय एम जी भी हो गया। डी पार्ट पे आते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों में एंगल कितना है फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में? 180 डिग्री, और फ्रिक्शन है अपने पास कितना? म्यू एम जी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी एल कॉस थीटा। क्लियर है भाई सबको? किसी को कोई डाउट वर्क डन लिखने में? किसी को कोई दिक्कत? सबने कर लिया था ये? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इधर ब्लॉक अपने आप फिसलता हुआ नीचे आ रहा है, ठीक है? फिसलता हुआ नीचे आएगा मतलब थीटा जो है यहाँ पर वो एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है, तो इट मीन्स फ्रिक्शन जो लगेगा वो कौन सा लग रहा होगा? काइनेटिक लग रहा होगा। तो वही वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय एम जी एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और किधर लग रहा होगा इस पे फ्रिक्शन? करो। क्या भाई ये समझ आ रहा है तेरे को? बढ़िया बात है। ए टू जेड ये तो तेरे को बहुत सालों पहले ही समझ आ गया था, तो अभी भी यही समझ रहा है? पी वाई क्यों लगा रहा है? एल के जी एडवांस। हो गया बाजी? पहले का आंसर क्या आ रहा है? वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो आएगा, क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है। दूसरे का आंसर क्या आ रहा है? वर्क डन बाय एम जी। इधर देखोगे एम जी कॉस थीटा ने तो कोई वर्क नहीं किया, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। सारा का सारा वर्क किसने किया? एम जी साइन थीटा ने, और एम जी साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? एम जी साइन थीटा फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है अपने पास? एल। तीसरा पार्ट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बताओ कितना आ रहा है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है? 180 डिग्री, तो हो जाएगा माइनस का एफ इंटू एल, तो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एल। हो गया भाई ये? कितने बच्चों का सही था? हाथ ऊपर करो एक बार। चलो ठीक है, हाथ नीचे।
मतलब सबको समझ आ रहा है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय एमजी बताना है आफ्टर टाइम टी। फिर से दो लोग आए। वो दो लोग कौन कौन थे? ये कौन था? अबे ये कट्टू कहाँ से हो गई? कौन है ये कट्टू वाला? ये भिक्की था, भिक्की। और ये थी कट्टू। तो दोनों के रेस्पेक्ट में वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय एमजी बताना है आफ्टर टाइम टी। अरे करो भाई जल्दी, इतनी देर में तो आंसर आ जाता है, 4 बार वो भी। चार अलग अलग अप्रोच से। विद रिस्पेक्ट टू कट्टू, क्या लगता है तुमको? विद रिस्पेक्ट टू कट्टू, कट्टू के रेस्पेक्ट में तो ब्लॉक वहीं का वहीं उसे नजर आ रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट नजर ही नहीं आ रहा उसको। तो कट्टू के रेस्पेक्ट में सीन्स ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो कट्टू के रेस्पेक्ट में नॉर्मल का भी वर्क डन जीरो है और एमजी का भी वर्क डन जीरो। विद रिस्पेक्ट टू भिक्की, सुनो। अच्छा सॉरी, विक्की। ओके, तो वर्क डन बाय नॉर्मल विक्की के रेस्पेक्ट में ये लिफ्ट कितना ऊपर गए चली गई होगी टी टाइम में? वीटी। तो नॉर्मल का जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा? नॉर्मल इनटू वीटी। और नॉर्मल की वैल्यू क्या है? एम जी। तो एम जी इंटू वी टी। और वर्क डन बाय एम जी अगर हम देखें, एम जी नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, मतलब एक माइनस साइन आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट वी टी। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर याद है तुम्हें? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता था अगर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2 z2 और x1 y1 z1? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j प्लस किसी पॉइंट को, मतलब पार्टिकल को a से b लेके गए हम, और फोर्स दे रखी है, यू हैव टू फाइंड आउट वर्क डन बाय फोर्स एफ। ऐसा सेम सवाल वेक्टर में भी किया था, याद है? 14 जूल। काफी लोगों का वर्क डन देखो आई जे के की फॉर्म में भी आ गया है। ऐसी गलती तुमको नहीं करनी है। तो इसीलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? x2 माइनस x1 आई, 2i 2j 2k। अब वर्क डन जो होता है वो होता है f डॉट एस। क्या क्या हो गया? एफ डॉट एस करेंगे तो आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू टू बन जाएगा 4। जे वाला बीच में प्लस का साइन, आई जे के नहीं लिखते हैं, फिर जे वाला जे से, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू सिक्स, 2 इंटू टू कितना हो जाएगा? 4। तो वर्क डन आ जाएगा 14 जूल। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये रफ फ्लोर पे रखा हुआ है। अरे सुन लो यार, इसका मास ले लेते हैं, लेट से 5 kg ले लेते हैं, 5 kg। यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय नेट फोर्स इन 5 सेकेंड। तो फोर्स तो हमें पता है, वर्क डन के लिए और क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा 5 सेकंड में कितना हो जाएगा। और ये सेम सवाल हम कर चुके हैं फ्रिक्शन में, डिस्प्लेसमेंट निकाला था वहां पे ब्लॉक का। तो पहले एफ के निकालो, उसके लिए पहले नॉर्मल निकालना पड़ेगा, फिर एक्सीलरेशन आएगा ब्लॉक का, एक्सीलरेशन से डिस्प्लेसमेंट आएगा ब्लॉक का।
फ्रिक्शन कितना आया, 4 न्यूटन आया। एक्सीलरेशन इसका आगे की तरफ होगा, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, नेट फोर्स दैट इज 40 माइनस 4 अपॉन मास 5। एक्सीलरेशन आ रहा है इसका 36/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या लेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, निकाला किसी ने, 90 आ रहा है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मान लेते हैं इनिशियली रेस्ट से शुरू हुआ है, ये दही रखा है, ठीक है। तो हाफ ऑफ 36/5 और इनटू में 5 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, कैलकुलेट किया तुम लोगों ने तो, ठीक है। तो वर्क डन कितना आ गया, ये भी बता ही दो अब। वर्क डन, वर्क डन कौन से वाले कंपोनेंट ने वर्क किया होगा, 40 वाले ने किया होगा। तो या तो ऐसे कर लो 40 इंटू 90 कर दो, या फिर ऐसे कर लो 50 इंटू 90 एंड कॉस ऑफ 37। एफ एस कॉस 37, एफ है अपने पास कितना, एफ है अपने पास 50, डिस्प्लेसमेंट है 90 और कॉस 37 4/5, 3600 जूल। क्या किसका, हाँ एक 2 kg का ब्लॉक है, बोला है ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ट्रक के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इन 2 सेकेंड इन ग्राउंड फ्रेम, कि अगर हम इसको ग्राउंड से देख रहे हैं, ब्लॉक को ग्राउंड से देखेंगे तो क्या ये ब्लॉक रेस्ट पे नजर आएगा, या यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ट्रक तो रेस्ट पर है, तो ग्राउंड से देखने पे सेम हाइट पे नजर आएगा लेकिन आगे बढ़ रहा होगा ट्रक। तो मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट तो हुआ होगा, और कितना हुआ होगा, जितना ट्रक का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, ठीक है। हमें वही बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया होगा, और ट्रक को मान लेते हैं ट्रक इज मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है वो। देखेंगे कितना आएगा, आया किसी का आंसर, 140, 240 प्लस का है माइनस का ये भी बताना है, -172 -192, अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर। अच्छा इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ होगा, ऐसे रहा होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे रहा होगा, एस वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं 2 सेकंड में ट्रक कितना आगे चला जाएगा, 20 मीटर, वो पता है एस की वैल्यू 20 है। फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल देखो, ये एंगल 37 है तो ये भी कितना होगा, 37 होगा, और ये वाला एंगल भी 37, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस 37 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 180 माइनस 37, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, जो कि कितना है 180 माइनस 37, कॉस 180 माइनस 37 कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 37, तो माइनस का 12 इंटू 10 और माइनस का कॉस 37 कितना होता है अपने पास 4/5, तो एक कैंसिल हो गया इससे 2 टाइम्स में, 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा, हाँ भाई कितना आया, डिस्प्ले 20 हुआ है, 20 20, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा फिर,
20 कैंसिल कर दिया तो 4 आ गया। ओके तो ये हो जाएगा अपने पास 12 इंटू 16, कितना आ रहा है ये, -192 जूल। यहाँ पे अगर ये गिर नहीं रहा है तो हमें पता है इसको नीचे खींचने वाली फोर्स कौन सी है, mg साइन थीटा। नहीं गिर रहा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन अब ये नहीं गिर रहा इसी पोजीशन पर है, इट मीन्स इस पे फोर्सेस बैलेंस होंगी, तो ऊपर फ्रिक्शन नीचे mg साइन थीटा, mg साइन थीटा फ्रिक्शन बैलेंस हो गए। अगर ग्राउंड से देखें तो ट्रक आगे चला गया होगा 20 मीटर, मतलब ये ब्लॉक भी x डायरेक्शन में 20 मीटर आगे गया होगा और सेम लेवल पे मेंटेन रहा होगा इसी हाइट पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स का ही वर्क बताना है ना। तो ये एंगल अगर 37 तो ये भी 37 और ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो स्ट्रेट लाइन की ये दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, इसलिए 180 माइनस 37, बाकी फिर फॉर्मूला लगा दिया। हाँ ट्रक एक्सेलरेट होता तो सूडो फोर्स आ जाता, सूडो फोर्स आता तो फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होती वहाँ पे। अगर ट्रक एक्सेलरेट कर जाता तो ऐसा होता तुम्हारे पास, फोर्सेस ही तो देखनी है ना, बाकी डिस्प्लेसमेंट वगैरह वाली कहानी तो ठीक है सेम ही रहेगी। सुनो भाई अगर ट्रक ट्रक एक्सेलरेट हो रहा होता तब क्या होता, मान लो इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए होता और हमें बोला हुआ है कि ये कांस्टेंट है अभी भी मेंटेन है इसी पोजीशन पे, तो हम पीछे की तरफ सूडो लगा देते इस पे m इंटू ए, और नीचे की तरफ क्या लगता है इस पे mg साइन 37, और इधर की तरफ क्या लग रहा होता फ्रिक्शन, और ये वाला एंगल भी कितना होता 37, तो फ्रिक्शन की वैल्यू अपने पास होती F प्लस एम ए कॉस 37, एम ए का ये वाला कॉम्पोनेंट अलॉन्ग फ्रिक्शन, F प्लस एम ए कॉस 37 इज इक्वल्स टू एम जी साइन 37। फिर इसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन निकालते, डिस्प्लेसमेंट हाफ एस इज इक्वल्स टू हाफ 80 स्क्वायर से ही कैलकुलेट होता, फिर सेम ऐसे ही एफ एस कॉस ऑफ 180 माइनस 37 एक्सेलरेट होता, तो इस तरह से करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखो इस बार एक्सेलरेट ही करा दिया, क्या बोला है कि m मास रेस्ट पर है विद रिस्पेक्ट टू वेज, यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन अगर लिफ्ट d डिस्टेंस ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इफ लिफ्ट मूव्स अ डिस्टेंस d अपवर्ड्स, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम है, ग्राउंड फ्रेम में बताना है, और कोई भी फ्रेम मेंशन नहीं किया हो तो समझ जाना ग्राउंड फ्रेम से ही करते हैं हम चीज़ों को, जैसे यहाँ पे कोई फ्रेम नहीं दे रखा मतलब ग्राउंड फ्रेम से करेंगे। चलो इस पे फोर्सेस लिखते हैं, देखते हैं तुम लोगों ने सही फोर्सेस मार्क करी या नहीं। इस पे फोर्सेस की अगर बात करें तो नीचे की तरफ क्या लग रही होगी इस पे mg, और इसी डायरेक्शन में अगर सूडो देखें तो भी नीचे ही लगेगा m a नोट। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो अलोंग द वेज और एक परपेंडिकुलर टू वेज। अलोंग द वेज क्या कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा और m a नोट साइन थीटा, तो mg साइन थीटा भी इधर ही आया और प्लस में इधर m a नोट साइन थीटा भी है। ओके तो ये सब तो इसको नीचे ले जाना चाह रहे हैं, मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा ऊपर लगेगा अलोंग द इंक्लाइन, तो इधर फ्रिक्शन लग गया अपना, ठीक है। अगर ये विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट यहीं पर मेंटेन्ड है, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए mg साइन थीटा प्लस m a नोट साइन थीटा के बराबर होनी चाहिए, तो फ्रिक्शन अपने पास कितना आ जाएगा, m कॉमन ले लिया g प्लस a नोट साइन थीटा, इतना फ्रिक्शन आ रहा है। वर्क डन के लिए देखें फ्रिक्शन इधर और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है उसका इस डायरेक्शन में हुआ है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल देखना पड़ेगा कितना आएगा, ये थीटा तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 90 माइनस थीटा ही होगा ये भी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स अगर हम देखें वो कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट d और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा m g प्लस a नॉट साइन थीटा इंटू डी और इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा m g प्लस a नॉट इंटू डी साइन स्क्वायर थीटा। सही है, किसी को कोई डाउट इस प्रॉब्लम में?
हो गया था भविष्य? गुड। क्या भाई राघव, हो रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व? नहीं? अभी पूरे 5 मिनट हैं अपने पास, मतलब एक प्रॉब्लम और कर सकते हैं हम। होमवर्क तो 2 मिनट में दे दूंगा मैं। हो गया, ये कर लिया सबने? चलो जो नोट कर रहे हैं नोट करते रहो। क्वेश्चन है, एफ वेक्टर तुम्हें दे रखा है -10i + 20j -30k, वर्क डन बाय f in displacing the object by 10 meter along z direction। सिंपल सा सवाल। करो जल्दी से और आंसर बताओ। कितना आ रहा है? -300। सबका आ गया ना? फोर्स इतनी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बन जाएगा? ये दे रखा है 10 मीटर अलोंग z डायरेक्शन, तो 10 k कैप, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर करेंगे तो -300 आ जाएगा।